हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में देखिए हम 10 जुलाई 2023 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक के टेलीग्राम चैनल से या फिर क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन से इजीली इसे फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में आरबीआई का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आरबीआई के कार्यकारी निदेशक की बात की गई है तो ये पी वासुदेवन बनाए गए हैं। आंसर बी हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देखिए पी वासुदेवन को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। पी वासुदेवन देखिए इसके पहले पेमेंट ऑफ सेटलमेंट सिस्टम के चीफ जनरल मैनेजर इंचार्ज थे। अब इन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। देखिए पी वासुदेवन को आरबीआई में 3 अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट, कॉरपोरेट स्ट्रेटेजी और बजट डिपार्टमेंट। ये 3 ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसकी जिम्मेदारी पी वासुदेवन को दी गई है। तो आरबीआई के कार्यकारी निदेशक पी वासुदेवन बनाए गए हैं। आरबीआई की बात करें तो ये भारत का केंद्रीय बैंक है जिसकी स्थापना देखिए 1 अप्रैल 1935 में अंग्रेजों के शासनकाल में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। इसके सबसे पहले गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ थे जो कि 1935 में इसकी स्थापना के साथ इसके गवर्नर बने थे। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास है। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो आरबीआई के गवर्नर सीडी देशमुख थे। सीडी देशमुख ही आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय मतलब 1949 में भी आरबीआई के गवर्नर थे। तो सभी फैक्ट क्लियर हो जाते हैं। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास है और पी वासुदेवन को अब आरबीआई का कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। देखिए दोस्तों, अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स की डिटेल पीडीएफ लेना है तो आप रूट एप्लीकेशन या क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है जहां से क्लिक करके आप ले सकते हैं। इन मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ में देखिए पूरे मंथ के जो सबसे ज़्यादा एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल के साथ प्रोवाइड किया गया है, जो एग्जाम के लास्ट टाइम रिवीजन में आपको बहुत हेल्प करता है। तो एक बार जरूर क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। चर्चा में रहा उबिनास ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? उबिनास ज्वालामुखी की बात करें तो देखिए हाल ही में इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। ये ज्वालामुखी पेरू में स्थित है। आंसर डी हो जाएगा। पेरू के उबिनास ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ है, जिस कारण उबिनास ज्वालामुखी के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पर देखिए पेरू ने 60 दिन के आपातकाल की घोषणा की है। उबिनास ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के किनारे देखिए रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है, जो कि ज्वालामुखी गतिविधि और भूकंप के लिए जाना जाता है। अब यहाँ पर रिंग ऑफ फायर की बात करें कि ये क्या है, तो रिंग ऑफ फायर जिसे प्रशांत रिम या फिर सरकम पैसिफिक बेल्ट के नाम से जाना जाता है, ये प्रशांत महासागर के साथ स्थित एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी और भूकंप रिकॉर्ड किए जाते हैं। देखिए पूरे वर्ल्ड के 75% ज्वालामुखी इस रिंग ऑफ फायर में स्थित है, जो कि 450 से ज्यादा हैं। पृथ्वी के 90% भूकंप भी इसी क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। यहीं पर पेरू में उबिनास ज्वालामुखी भी स्थित है। पेरू एक दक्षिण अमेरिका का देश है जिसकी कैपिटल लीमा है और दीना बोलुआर्ट वर्तमान में यहाँ के प्रेसिडेंट के पद पर हैं। नेक्स्ट देखिए, अमा पोखरी परियोजना का संबंध किस राज्य से है? अमा पोखरी परियोजना ओडिशा गवर्नमेंट की परियोजना है। नाम से समझिए, देखिए पोखरी या पोखर का मतलब होता है जल संरचनाएं। तो ये जो योजना है जल निकायों को पुनर्जीवित करने से संबंधित है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में राज्य की सभी 115 शहरी स्थानीय निकायों में 2000 बड़े जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए अमा पोखरी योजना की शुरुआत की है। तो आंसर मिल जाएगा ओडिशा। किससे रिलेट करती है ये भी पता चल जाएगा। ओडिशा में देखिए इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 120 करोड़ रुपए का बजट बनाया गया है, मतलब 120 करोड़ रुपए इस योजना के तहत राज्य में खर्च किए जाने वाले हैं। इस पहल के कार्यान्वयन से शहरी क्षेत्रों में देखिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा और जितनी भी जल संरचनाएं हैं उन्हें पुनर्जीवित करके शहरी लोगों को पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। तो अमा पोखरी परियोजना ओडिशा गवर्नमेंट की योजना है। हाल ही में न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप शाही को किस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अमरेश्वर प्रताप शाही को
हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निराकरण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंसर बी हो जाएगा राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, जो कि पूरे देश में देखिए उपभोक्ता संबंधित विवादों का निपटारा करने के लिए सबसे बड़ी संस्था है। इसके हाल ही में नए अध्यक्ष अमरेश्वर प्रताप शाही को बनाया गया है। एपी शाही को देखिए इस पद पर अगले 4 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है। मतलब 2023 में इनकी नियुक्ति हुई है और अब ये 2027 तक इस संस्था के अध्यक्ष के पद पर रहने वाले हैं। अब जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, ये जो संस्था है ये भारत में उपभोक्ता संबंधित विवादों का निपटारा करने वाली सबसे बड़ी संस्था है, जो कि भारत में एक अर्ध न्यायिक आयोग है। इसकी स्थापना देखिए 1988 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। हाल ही में न्यायमूर्ति एपी शाही राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में चित्रकार वासुदेवन नंबूधिरी का निधन हो गया। इनका संबंध किस राज्य से है? तो चित्रकार वासुदेवन नंबूथिरी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ये भारत के केरल राज्य से संबंधित है। केरल के प्रसिद्ध साहित्यकार और चित्रकार हैं, जिनका 98 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हो गया है। वासुदेवन नंबूथिरी ने देखिए दक्षिण भारत के राज्यों में साहित्यिक प्रकाशनों के लिए कई लोकप्रिय चरित्रों के लिए चित्रकारी भी की है। तो नंबूधिरी भारत के केरल राज्य से थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ओके, देखिए लास्ट सेशन में हमने एक सीरीज शुरू की थी, आप सभी को याद होगा, जहां पर हम रोज एक ऐसे देश को डिस्कस करने वाले हैं जो कि न्यूज में रहा है किसी ना किसी कारण से। तो कल के सेशन में हमने यूक्रेन को डिस्कस किया था। आज हम फिनलैंड से संबंधित फैक्ट को जान लेंगे। फिनलैंड जो कि एक यूरोपीय देश है, इसकी कैपिटल हेलसिंकी है। यहाँ पर देखिए मुद्रा के रूप में ऑफिशियली यूरो का यूज किया जाता है। इसके पड़ोसी देशों की बात करें तो स्वीडन, नॉर्वे और रूस, ये फिनलैंड के पड़ोसी देश हैं। फिनलैंड को झीलों की भूमि कहा जाता है। यहाँ पर देखिए लगभग 2.25 लाख झीलें स्थित है। यहाँ पर पर्टिकुलर डेटा भी मैंने आपको दिया है, देख लीजिएगा। 1,87,888 झीलें हमें फिनलैंड में देखने को मिलती है। इसीलिए फिनलैंड को झीलों की भूमि कहा जाता है। यहाँ पर सबसे बड़ी झील साइमा के नाम से जानी जाती है। देखिए फिनलैंड न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि 2023 में हाल ही में इसे नाटो में शामिल किया गया है। पहले नाटो के 30 देश थे, 31वें देश के रूप में फिनलैंड को सम्मिलित किया गया है नाटो में। यूनाइटेड नेशन सतत समाधान विकास नेटवर्क की रिपोर्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के मुताबिक विश्व का सबसे खुशहाल देश, मतलब विश्व का सबसे हैप्पी देश फिनलैंड बन गया है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में पहले स्थान में फिनलैंड को रखा गया है। फिनलैंड के दक्षिण में देखिए फिनलैंड की खाड़ी स्थित है और इसके दक्षिण पश्चिम में बोथनिया की खाड़ी स्थित है। फिनलैंड एक यूरोप महाद्वीप का देश है जो कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में पहले स्थान पर है। ओके, इंटरेस्टिंग फैक्ट थे। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। एग्रीकल्चर म्यूजियम की पहली वैश्विक बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 2023 में देखिए एग्रीकल्चर म्यूजियम्स की पहली वैश्विक बैठक का आयोजन इस साल पंजाब में किया जाने वाला है। अभी देखिए पर्टिकुलर टाइम फिक्स नहीं किया गया है, लेकिन ये कंफर्म है कि 2023 में इस बैठक का आयोजन पंजाब में किया जाने वाला है। उद्देश्य क्या है? तो देखिए भारत की कृषि कहानियों की समृद्ध विरासत से दुनिया को परिचित कराना इस एग्रीकल्चर म्यूजियम्स की वैश्विक बैठक का मुख्य उद्देश्य है। यह जो बैठक है जो कि पंजाब में आयोजित की जाएगी, इसमें देखिए कृषि के प्रमुख क्षेत्र जैसे पारिस्थितिक तंत्र, कीट, बीमारियां और पोषण में किसानों के ज्ञान पर वृहद चर्चा की जाने वाली है और विश्व को इससे अवगत कराया जाने वाला है। इस कार्यक्रम में देखिए भूमि, जल, उर्वरक और बीज से जुड़े मुद्दों को भी कवर किया जाएगा। तो इस तरह से एग्रीकल्चर म्यूजियम की पहली वैश्विक बैठक का आयोजन 2023 में पंजाब में किया जाने वाला है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले वैदिक थीम आधारित वेद वन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारत के पहले वैदिक थीम पर आधारित वेद वन पार्क का हाल ही में देखिए इनॉग्रेशन भारत के नोएडा में किया गया है। आंसर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि एक्चुअल में ये जो पार्क है जिसे वेद वन पार्क के नाम से जाना जाएगा, ये पार्क है क्या? तो देखिए यह जो पार्क है आध्यात्मिकता, संस्कृति और प्रकृति का एक अनूठा मिश्रण होने वाला है, जो कि हिंदू धर्म के चारों वेद जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के महत्व को दर्शाता है। तो देखिए इस पार्क में जितनी भी कलाकृतियां बनाई जाएगी, जितनी भी चीज़ें बनाई जाएगी, वो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से संबंधित होगी।
पार्क को देखिए 7 अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और सभी क्षेत्रों का नाम हिंदू धर्म से संबंधित सप्त ऋषियों के नाम पर रखा गया है, जैसे विश्वामित्र, वशिष्ठ, अगस्त्य, इनके नाम पर सभी 7 क्षेत्रों का नाम रखा गया है। तो भारत के पहले वेद वन पार्क का इनॉग्रेशन हाल ही में नोएडा में किया गया है। आगे आइए, हाल ही में कर्नाटक राज्य का बजट किसने पेश किया? कर्नाटक राज्य का बजट वहां के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के द्वारा हाल ही में पेश किया गया। आमतौर पर जो बजट होते हैं वहां के फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा पेश किए जाते हैं, लेकिन कर्नाटक का जो बजट है हाल ही में वहां के सीएम सिद्धारमैया ने पेश किया है। मुख्यमंत्री के तौर पर देखिए ये उनका 7वां बजट है। अब अगर आप में से कोई स्टूडेंट कर्नाटक स्टेट का है तो वहां पर ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बजट की कुछ छोटी छोटी चीज़ों को जान लेते हैं। देखिए, बजट में जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 3,27,747 करोड़ रुपए का है। इस बजट में राज्य में 2023-24 के लिए शिक्षा के लिए ऑलमोस्ट 37,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस बजट में महिला और बाल विकास के लिए ऑलमोस्ट 24,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए 14,950 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो ये कर्नाटक राज्य के बजट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कि आपको याद रखना चाहिए। जारी किसने किया? तो ये वहां के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पेश किया है। आगे आइए, 13वीं जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? 13वीं जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब 2023 में मध्य प्रदेश ने अपने नाम किया है। ओडिशा के राउरकेला में देखिए इसका आयोजन किया गया था। फाइनल में मध्य प्रदेश की हॉकी टीम ने झारखंड को 1-0 से हराकर इस खिताब को अपने नाम किया है। तो 13वीं जूनियर वुमेन्स नेशनल हॉकी चैंपियनशिप में विनर मध्य प्रदेश की हॉकी टीम है और रनर अप झारखंड की हॉकी टीम रही है। इसका आयोजन ओडिशा में हाल ही में किया गया है। मध्य प्रदेश इस टूर्नामेंट में पहले स्थान पर, झारखंड दूसरे स्थान पर और हरियाणा तीसरे स्थान पर रहा है। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना चाहिए कि हाल ही में 13वीं हॉकी जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप खेली गई थी, जिसका खिताब उत्तर प्रदेश की हॉकी टीम ने ही अपने नाम किया था। तो यहाँ पर देखिए मेल चैंपियनशिप का जो खिताब है वो यूपी ने अपने नाम किया और अब इसकी जो फीमेल चैंपियनशिप का खिताब है वो मध्य प्रदेश की टीम ने अपने नाम किया है। रनर अप झारखंड की हॉकी टीम रही है। आगे आइए, आज के करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के चैंपियंस ग्रुप का सदस्य कौन सा देश नहीं है? तो ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के चैंपियंस ग्रुप का सदस्य पाकिस्तान नहीं है। आंसर डी हो जाएगा। बाकी तीनों देश इस चैंपियंस ग्रुप के सदस्य हैं। अब एक्चुअल में ये है क्या, पहले तो हमको इसको समझना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम ग्रुप की बात करते हैं कि ये ग्रुप क्या है। तो खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा और वित्त में परस्पर जुड़े संकटों से संबंधित तत्काल और महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने और वैश्विक प्रतिक्रिया के समन्वयन के लिए मार्च 2022 में देखिए यूएनएसजी के द्वारा, मतलब यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के द्वारा ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप की स्थापना की गई थी, जिसे जीसीआरजी के नाम से जाना जाता है। ये यूनाइटेड नेशन का ही एक अंग है, इसको ध्यान रखिएगा। अब पूरे विश्व में खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा और वित्त से संबंधित संकटों पर एक्शन लेने के लिए ये ग्रुप मेनली काम करता है। अब देखिए, ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप का जो रखरखाव है, जो देखरेख है, वो चैंपियंस ग्रुप के द्वारा किया जाता है, जिसमें टोटल 7 देश सदस्य हैं। बांग्लादेश, बारबाडोस, डेनमार्क, जर्मनी, इंडोनेशिया, सेनेगल और अभी 2023 में भारत इस ग्रुप का सदस्य बन गया है। हमारा मेन पॉइंट यही था कि भारत को हाल ही में 2023 में इसकी सदस्यता प्राप्त हुई है। तो जीसीआरजी के 7 सदस्यों में हाल ही में भारत को इसकी सदस्यता दी गई है। इस समूह में शामिल होने का निर्णय देखिए भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व और समकालीन वैश्विक चुनौतियों से निपटने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो हाल ही में 2023 में भारत ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के चैंपियंस ग्रुप का सदस्य बन गया है। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमने 10 जुलाई 2023 के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझा। अब आ जाइए आज की फैक्ट शीट में हम भारत के प्रमुख राज्यों के स्थापना दिवस को जान लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा। 1 जनवरी को नागालैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा 21 जनवरी को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 6 फरवरी को हर साल जम्मू कश्मीर स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है।
20 फरवरी को मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 मार्च को अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद 22 मार्च को बिहार दिवस, 30 मार्च को हर साल राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 अप्रैल को ओडिशा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 अप्रैल को हर साल तमिलनाडु दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश दिवस, 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र दिवस के रूप में और 16 मई को सिक्किम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद 2 जून को तेलंगाना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 नवंबर को हर साल उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, काफ़ी सारे स्टेट है। और 19 दिसंबर को हर साल गोवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये सभी स्टेट के स्थापना दिवस है, फाउंडेशन डे है, जो कि आपको याद रखना चाहिए। अब आ जाइए लास्ट डे के करंट अफेयर में। जो करंट अफेयर हमने डिस्कस किए थे उनको एक बार हम यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें याद हो जाए। देखिए, हाल ही में किस राज्य ने मानसिक संकट से जूझ रहे लोगों के लिए टेली मानस चैटबॉट लॉन्च किया? तो ये है जम्मू कश्मीर राज्य। अभ्यास सॉल्वेक्स भारत और अमेरिका के मध्य में आयोजित किया जाता है। क्रिकेट खिलाड़ी तमीम इकबाल का संबंध बांग्लादेश से है, जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। हाल ही में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के कार्यवाहक अध्यक्ष जस्टिस एस.के. सिंह बनाए गए हैं। अगस्त 2023 में भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन केनिया के नैरोबी में आयोजित किया जाएगा। मो जंगल जामी योजना ओडिशा गवर्नमेंट की योजना है। इसके बाद FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 में पुरुष वर्ग का खिताब नीदरलैंड ने अपने नाम किया है। विश्व निवेश रिपोर्ट को अंकटाट के द्वारा जारी किया जाता है। एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 में एम्प्लॉयर ब्रांड ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो NMDC को दिया गया है, जिसे राष्ट्रीय खनिज विकास के नाम से जाना जाता है। लास्ट देखिए, 67वां ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का सम्मेलन श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित किया गया है। तो यहाँ पर हमने लास्ट डे के सभी करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लिया। अब आज के लिए आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, भारत की स्वतंत्रता के समय भारत के RBI के गवर्नर कौन थे? बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आज के इस सेशन में हमने डिस्कस भी किया है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेज वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये सभी कोर्सेज आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किए गए हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं, तो एक बार ज़रूर वेबसाइट पर विजिट करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।